ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? कैसे हो सुलेमान? कैसे हो नवाब? अल्लाह का शुक्र है सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा, सो व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट यू वर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन द वर्कशीट? कौन कौन से क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन नंबर 9 BC एंड ऑनवर्ड्स 10 11। Question 10 and 11. 9 BC. Okay, so let's do question number 9. Nawal, do you have any problem in part A? No, I have problem in part B and C. Okay, for part B, what you're going to do is it's 9 upon t raised to the power of 6 raised to the power of half. So that is going to be 9 to the power of half and t to the power of 6 to the power of half. पावर हाफ दोनों पे होंगे, न्यूमरेटर पे भी होगी, डिनोमिनेटर पे भी होगी. Okay, so in the numerator, 9 to the power of half is same as 3. Square root of 9 is 3, right? And over here the power is going to cancel out, and this is going to be simplified as t cube. Okay, सर ये 9 वाला समझ नहीं आया, हाफ वाला ऊपर वाला। 9 की पावर हाफ, इस हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट. अगर इस तरीके से भी नहीं समझ में आता तो 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर होता है, राइट? और 3 स्क्वायर की पावर हाफ है. सो अब पावर रूल क्या कहता है? दीज पावर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. सो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज 1, राइट? 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज 1. सो न्यूमरेटर में सिर्फ 3 बच जाएगा. This 9 to the power of half is same as saying square root of 9. Square root of 9 तो 3 होता है ना. अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो उसकी 9 की पावर हाफ लिखी जाएगी. अगर क्यूब रूट ऑफ 9 है तो 9 की पावर 1/3 लिखी जाएगी. सही है? नवाब, इज इट क्लियर? सुलेमान, अब Yes. क्लियर है ये? जी। Okay, next part, Jacob. Simplify 2x cube y divided by 6xy squared. The rules of indices. See, 2x cube y divided by 6xy squared. So 2 times 1 is 2, 2 times 3 is 6. ठीक है? So 1/3 तो ये हो गया. अब न्यूमरेटर में you have x cube और डिनोमिनेटर में you have x to the power of 1. So whenever your bases are same and are being divided, powers are going to be subtracted. So 3 minus 1. ठीक है? और y, अगर मैं y न्यूमरेटर में लिखना चाहता हूँ तो y की पावर 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 है. बेसिस सेम है, ठीक है, पावर्स डिफरेंट हैं. सो द पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं. 1 minus 2. So this is going to be, in the numerator it is going to be x square. What is y to the power of 1 minus 2? Minus 1 divided by 3. अब इसको आप ये भी लिख सकते थे, y की पावर -1 है ना, तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी? y की पावर +1. रूल्स ऑफ इंडाइसिस पहले किए या नहीं किए? Yeah. किए है ना? सुलेमान, तुमने? के हैं सर, लेकिन ये क्वेश्चन जो पावर मतलब 1 3 -1 और 1 -2 समझ नहीं आया, मतलब किस हमने ऊपर क्यों लिखा है? देखो, होता ये है कि रूल्स ऑफ इंडाइसिस मैं वैसे भी कंप्लीट करवाऊंगा, तो अभी क्योंकि पास पेपर क्वेश्चन है तो सीख लो. अगर मेरे पास दो बेसिस बेसिस सिमिलर है और पावर्स डिफरेंट है, ठीक है, ए टू द पावर ऑफ एम और ए टू द पावर ऑफ एन, और बेसिस सेम है, ये बेसिस कहलाती हैं, ये पावर्स कहलाती हैं. ठीक है ना? इफ़ दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर तो इसका सिंप्लीफिकेशन होती है ए, और पावर्स ऐड अप हो जाती हैं. और इसी तरीके से अगर आपके पास बेसिस सेम है बट डिफरेंट पावर्स हैं और वो डिवाइड हो रही हैं, बेसिस डिवाइड हो रही है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या था? x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1. सो बेसिस सेम है, पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड, डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों. सो 3 minus 1 जो कि 2 हो जाएगा. y की पावर 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो
y की पावर हो जाएगी 1 - 2 y की पावर -1। अब y की पावर -1 को हम 1 अगर अपॉन y भी लिख बेसिस सकते हैं, सेम ना हो तो फिर हम नहीं करेंगे ना। जो लाइक टर्म्स होंगे वही करोगे, जैसे कि बेसिस सेम बेसिस आर गोइंग टू बी सिंप्लीफाइड। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। y की पावर 1 है, y स्क्वायर है, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है। जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था। हाँ, अब मुझे बताओ इसमें क्या इशू आ रहा था। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 36 एंड 54। ये कर लिया था। सर ये कर लिया था, पार्ट बी नहीं हो रहा था। अच्छा, एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 97। अब ये एस्टिमेशन, क्योंकि ये पास पेपर क्वेश्चंस थे, मैंने बस ऐसे दे दिए थे क्योंकि ये अरिथमेटिक में फॉलो करते हैं। जब भी एस्टिमेशन के सवाल होते हैं ना, तो आप जैसे ये स्क्वायर रूट है ना, तो व्हाट इज द नियरेस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 97। 97 के 97 के सबसे करीब स्क्वायर नंबर क्या होगा? 91। स्क्वायर नंबर 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो सबसे करीब जो स्क्वायर नंबर होगा वो होगा 100। तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसे हम एस्टिमेशन में काउंट करेंगे। 35 के सबसे करीब नंबर कौन सा होता है स्क्वायर नंबर? 36। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा? 10 होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? 6 होता है। तो 10 - 6 4। तो रफली इसका आंसर कैलकुलेटर से चेक कर लेना, अराउंड 4 के करीब ही आएगा। लेकिन क्योंकि मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ एस्टिमेट करने के लिए। ऑलराइट। जी। अच्छा सुलेमान, यहाँ तक ठीक है? जी सर। अच्छा आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट 84 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सुलेमान ये कर लिया पार्ट 1? नहीं सर, 10 पे ही टाइम लग गया था। अच्छा, बस जल्दी से 84 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। नवाल आपने कर लिया राइट? जी सर कर लिया था। ठीक है। सुलेमान आप कर लो तो मुझे बताओ, मैं यहाँ से करवाता हूँ। एटी फोर को उसके प्राइम फैक्टर्स में आपको लिखना है। सो यू आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। सही। सो 84 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 7। So you can write it as 2 square into 3 into 7। सही। यहाँ तक क्लियर है सुलेमान? जी सर, वही ओके, निकाल रहा हूँ सर मैं। बस इसको इक्वल टू नहीं करना, ठीक है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, और इसको आपने एज अ प्रोडक्ट लिख दिया है। तो 84 कैन बी स्प्लिट डाउन into एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब पार्ट 2 में इट सेज दैट n इज अ 2 डिजिट नंबर। जो n है ना आपका, इट्स अ 2 डिजिट नंबर। अब हमें नहीं पता वो डिजिट 2 डिजिट नंबर क्या है, बट इट हैज टू बी लेस देन 99, इट हैज टू बी लेस देन 100, तभी 2 डिजिट नंबर हो सकता है। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 84 of 84 and n is 504। अच्छा, अब 84 जो भी नंबर है, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर से मुझे पता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 है, और देयर इज अ नंबर n। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि एलसीएम इज कमिंग आउट टू बी 504। सही है। सो इफ यू राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 504, व्हाट वुड यू गेट? Nawal, find me the prime factors of 504, please.
Sir, Hmm? the prime factor of 504 will be 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7. So इसकी वो इंडेक्स वो 2 जो पावर 2 फॉर्म होती है, cube 2 cube multiply by 3 square multiply by 7. 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7. वेरी गुड. अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है. अच्छा, हम एलसीएम निकालते कैसे थे? इफ यू रिमेंबर, रेफर टू माय नोट्स अगेन. अगर हमें एलसीएम निकालना होता था तो वी सिलेक्ट द which power? We select the common factors with the greatest power and also the uncommon factors. Do you remember? हम common factors with the greatest power select करते थे. तो 2 स्क्वायर एक है और यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, सो डेट 2 क्यूब आया है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे 2 क्यूब आए, क्योंकि एलसीएम में तो मैं ग्रेटेस्ट पावर सेलेक्ट करूंगा. तो अगर यहाँ पे 2 क्यूब आ रहा है तो n का एक फैक्टर क्या होना चाहिए? ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूँ. इफ यू वांट, यू नो दैट यहाँ पे 2 क्यूब आ रहे हैं ना एलसीएम की जगह. जब भी हम एलसीएम निकालते थे, वी सिलेक्ट द कॉमन फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर. तो अगर यहाँ पे 2 क्यूब होगा तभी तो एलसीएम में 2 क्यूब आया होगा ना यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम में आप हमेशा कॉमन फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर सेलेक्ट करते हो. बात समझ में आ रही है? तो तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 होगा. एक मिनट में चेक करते हैं. ठीक है, 2 क्यूब तो एग्री करते हो ना, 2 क्यूब होगा और जी यहाँ पे 3 स्क्वायर भी होगा जिस तरह तुमने कहा, जी तभी 3 जी स्क्वायर आया होगा. एलसीएम में जी आप एलसीएम निकालते वक्त आप क्या करते थे? आप कॉमन फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर सेलेक्ट करते हो, जो कि आपने किया अभी, एंड यू ऑल्सो सेलेक्ट द अनकॉमन फैक्टर्स. ठीक है, यू ऑल्सो सेलेक्ट द अनकॉमन फैक्टर. तो अब यहाँ पे अगर दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अगर 7 होता चाहिए तभी मैंने 7 ले लिया होता, 7 टू द पावर ऑफ 1. बट अगर मैं 7 टू द पावर ऑफ 1 यहाँ से हटा भी दूँ तब भी एलसीएम में 7 आएगा, क्योंकि ये अनकॉमन है ना. अनकॉमन फैक्टर को भी आप एलसीएम में शामिल करते हो. ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? 2 डिजिट नंबर चाहिए. अगर ये 3 डिजिट नंबर होता तो आप यहाँ पर 7 भी लेते. So 2 digit number n for n is going to be 2 cube into 3 square. So 2 cube is 8, 3 square is 9. 9 times 8 is 72. So n should be 72. ठीक है, अगर यहाँ पे if restriction नहीं होती कि n is not a 2 digit number, it's a 3 digit number, तो यहाँ पे आप 7 भी लेते. ठीक है, तब आप यहाँ पे 7 लेते और फिर आप कहते कि 72 times 7 is the value of n. But 2 digit number के लिए I'm not going to take this. क्या आप वापस रिपीट करते, क्या 7 कब लेंगे? पहले ये समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे अभी 7 क्यों नहीं लिया. जी वो 2 डिजिट नंबर था इसीलिए. 2 डिजिट नंबर था और क्योंकि अनकॉमन फैक्टर तो ऑलरेडी एलसीएम में 7 आ ही जाएगा ना, क्योंकि इफ जी 84 हैज 7 एज अ फैक्टर तो मुझे n में 7 नहीं चाहिए. आई कैन टेक आउट एलसीएम में 7 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज फॉर एलसीएम में कॉमन फैक्टर लेता हूँ ग्रेटेस्ट पावर के साथ और अनकॉमन फैक्टर लेता हूँ. सही है. अब मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर इफ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और आपसे कहा जाता कि n इज अ 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट नंबर होता, तो फिर आपको पता है ना 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर आपको 2 डिजिट नंबर दे रहा है, बट n को क्या होना है? 3 डिजिट नंबर. अगर क्वेश्चन कहता है कि 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट नंबर है, सो यहाँ पे फिर 7 होता. ठीक है, सो डैट ये जो 72 मल्टीप्लाई बाय 7 करके आपको 3 डिजिट नंबर मिलता. अभी भी एलसीएम तो 7 ही आएगा ना, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1. So this तो is going to ये be 7. ऑलरेडी गिवन है, अगर 72 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा तो 504 ही आएगा ना. लेकिन 72 अभी इसमें मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर, 7 यहाँ पे 504 आ जाता. हाँ अगर क्वेश्चन में ही गिवन होगा ना तुझे. अभी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है ना, हाँ क्वेश्चन में हमेशा पता होगा आपको कि कितने डिजिट नंबर चाहिए. सही है नवाल, डज दैट मेक सेंस? समझ आया? जी सर समझ आ गया.
ओके सुलेमान और नवाल, अगला कौन सा क्वेश्चन था जो प्रॉब्लम कर रहा था? बाकी सर आपने 11 तक करने के लिए दिए थे। हाँ ओके ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन फिर बाद में कंटिन्यू करना, 11 तक ये होते हैं। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, इफ़ यू गाइस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम तो हम आगे चलते हैं। So in the last class we stopped till here. I'm going to continue from here. सर ये कॉपी करने हैं मतलब आपके पास यार रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे? हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, बट मैं इंकरेज करूंगा कि आप लोग साथ बाय साइड सॉल्यूशंस नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है? अच्छा। Okay. Now this question says that two photographs have been given to you. The two photos are in the ratio of 2:5. यानी कि फोटोग्राफ्स का रेशियो 2:5 है। अब आपको पता है 2 कौन सा है 5 कौन सा है, राइट? What is the height of the larger photo? So right now question says find the height of the larger photo. Now what is going to be the ratio of, if you want to find the height of the larger photo, what would you do? Height of the larger photo divided by height of the smaller photo, उसका रेशियो क्या होगा? देखो 2:5 का मतलब क्या है यहाँ पे कि if this is 2 units, if this is 2 units then this is going to be 5 units. So the ratio of the height of the small picture divided by height of the larger picture, the ratio given to you is 2/5. Do you agree with this? यस। So if you want to find the height of the larger photo and height of the smaller photo is 8, so height of the larger photo is going to be, if you cross multiply this, that is going to be 5, 8 times 5/2. ठीक है? So if you multiply 8 times 5/2, you're going to get 20 सेंटीमीटर, ठीक है? So ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। So whenever you have to, अगर आपके पास कभी भी कोई भी रेशियो गिवन है and if you have to increase, it says you need to find the height of the larger photo, तो आप ये वर्किंग कर सकते हो। 2:5 का मतलब है that the ratio of the height of the smaller photo divided by height of the larger photo is 2:5. So if you know one thing, if you know the height of the smaller photograph, you can find the height of the larger photograph by just cross multiplying it. सही है? अब if you get this, can you guys work out for the width? What is going to be the width of the smaller photo? पूरी फोटोग्राफ जो है वो 2:5 के रेशियो में ही है, तो स्टिल द रेशियो इज गोना बी सेम। तो इसका ये होगा कि विद ऑफ द स्मॉलर पिक्चर डिवाइडेड बाय विद ऑफ द लार्जर पिक्चर। यस, सो विद ऑफ द स्मॉलर एक पिक्चर। मिनट सर मैं करके बताता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये रेशियो 2/5 ही होगा। विद ऑफ द स्मॉलर डिवाइडेड बाय विद ऑफ द लार्जर 2/5 ही होगा। लेट मी नो व्हेन यू आर डन, ठीक है? सर पॉइंट में आंसर आ रहा है।
सॉरी क्या आ रहा है? डेसिमल में आंसर है, पॉइंट में पॉइंट में ऐसे आंसर आ रहा है। तुमने अभी तो मुझे कहा कि width of the smaller divided by width of the larger photograph is going to be in the ratio of 2:5. तो मैंने गलती, अच्छा मैंने विद इनटू लार्जर पहले लिख दिया है। हम्म ओके, आगे चलें। सर ये पिछला वाला वापसी क्वेश्चन दिखा दे। जी एक मिनट। Now the next question says, to make a fruit punch, orange juice and grape juice are mixed in the ratio of 5:3. Joe wants to make 1 liter of the punch. यानी कि जो वो 1 liter of the juice बना रहा है उसमें he is mixing 2 types of juices together, orange juice and grape juice. The ratio of the orange juice to the grape juice is, what is the ratio of the orange juice to the grape juice? 5:3. Yeah, 5:3. And he wants how much quantity of the drink he wants? He wants 1 liter. Okay. Now in part A, the question says how much orange juice does she need in milliliters? So it's better to convert liters into milliliters. In 1 liter, there are 1000 milliliters. Okay. So they want to make a 1000 ml drink, milliliter drink. And the question says how much orange juice does she need? So the amount of orange juice that she is gonna need is the ratio of the orange juice, that is 5, divided by the total ratio. What is the total ratio of orange and grape? It's going to be 8, multiplied by the total amount of drink, 1000 ml. हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि 1000 ml में 1000 ml ऑफ द ड्रिंक में ऑरेंज जूस कितना होगा, और फिर हम फाइंड करेंगे कि ग्रेप जूस कितना होगा। सही है, तो ऑब्वियसली 1000 ml के जूस में 1000 से कम ही होगा ऑरेंज जूस, बट इट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक 8 ऐसा है that you are going to add the two ratios together. 5 and 3 is going to be 8. यानी कि कहने की बात यह है कि आप जो है लेट्स से इस तरीके से समझो, आपने इसके 8 पीसेस किए हुए हैं, ठीक है। 5 पीसेस ऑरेंजेस हैं, 5, ठीक है, और 3 ग्रेप्स हैं। ये पूरी आपकी ड्रिंक थी 1000 ml की। 5 पीस रेफर्स टू ऑरेंज, 3 पीस रेफर्स टू ग्रेप जूस, और मिलके वो 1000 ml की ड्रिंक बना रहे हैं। So how many pieces are there in total? There are 8 pieces, and orange juice का proportion कितना है? 5 out of 8. Multiply by 1000 करोगे, you are going to get the value of the amount, the ml of the orange juice. So 5 upon 8 times 1000, if you do, you get 625 ml. यानी कि इतने मिलीलीटर्स चाहिए होंगे ऑरेंज जूस के। और इसी तरीके से ग्रेप जूस कितना चाहिए होगा? Amount of grape juice needed is going to be, Suleiman क्या होगा? What is the ratio of the grape? 3 divided by What is 8. the ratio of the grape juice? 3 divided by 8 होगा, Grapefruit 3 है, 3 divided by 8 multiply by 1000, ठीक है। Yes. So 3 divided by 8 multiply by 1000 is going to come as 375 ml, ठीक है। So even if you add the two values, you must get 1000 ml. बात समझ में आई?
जी जी. Okay, now we are going to look at increasing and decreasing the quantities in some ratio, because this is important. तो देख लेते हैं इसको. If I ask you to increase 12 centimeter in the ratio of 5:2, please remember that if you want to increase a quantity, then the higher ratio is going to be on the top. Okay, and over here you are not going to divide it by the total ratio. यानी कि होगा ये कि 5/2 multiplied by 12. So you are going to multiply the 12 centimeter by this ratio. Now, since the word says increase, the numerator is going to be larger than the denominator. Okay, that's why you are going to get a value above 12. So if you multiply this, you are going to get 30 centimeter. So if you increase 12 centimeter ki length in the ratio of 5:2, so that is going to be 30 centimeter. And if you decrease, if the word decrease would have been used, decrease 12 centimeter ki length in the 5:2 ratio, then you are going to take the smaller ratio in the numerator and the larger ratio in the larger value of the ratio in the denominator, and then multiply it by 12. So that's going to be 24 divided by 5, right? 4.8. So if I decrease in the ratio of 2:5, then that is going to be the case. If I increase, then I'm going to make sure that the numerator is larger. अब second part check करो. Second part में you have to decrease $30 in the ratio of 3:8. Okay? Decrease $30 in the ratio 3:8. So what is going to be my working? 3/8 multiplied by 30. 3/8 multiplied by 30. The numerator is going to be less than the denominator. So what is 3/8 times 30? 11.25 ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है इंक्रीज और डिक्रीजिंग का. इफ यू इंक्रीज अ क्वांटिटी इन some ratio, then you just need to make sure that the numerator has a higher value than the denominator for a fraction. Or if you want to decrease a quantity in some ratio, then you need to make sure कि वो जो ratio है, वो जो fraction है, उसमें the numerator is less than the denominator. Okay, I'm very sure कि आपने direct proportions वगैरह किए होंगे. कि direct proportions are those quantities that if one quantity increases, the other quantity is going to increase. मैं directly proportional और inversely proportional वो बाद में करवाऊंगा, ठीक है, so don't worry. अभी just basics. Direct proportion का क्या मतलब है कि if I increase a quantity, the other quantity is gonna increase. For example, अगर मैं fuel ज़्यादा अपनी गाड़ी में डलवाऊंगा, I will be able to cover more distance. So the more the fuel I have in my car, the larger distance I can travel. So the amount of fuel and the distance covered are two quantities and they are direct proportional. If you increase a quantity, the other quantity also increases. Make sense? So और इसके opposite क्या होता है? Inverse proportion. ठीक है, एक होता है direct proportion कि एक quantity increase करने से if you increase one quantity, the other quantity also increases. Okay, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि फ्यूल ज्यादा कर दोगे तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाओगे. सही है. और the other thing, the opposite of direct proportion is going to be the inverse proportion. ठीक है, indirect proportion कह सकते हैं उसको. So we are going to look at that as well. Now the question in front of you says that there is a car that uses 20 liters of fuel when making a journey of 160 kilometers. So आपको ये पता है कि if you compare the ratio of liters versus kilometers, you know कि 20 liters of fuel में आप कितना distance cover कर लोगे? 160 kilometers, right? The question says how many liters of fuel would it use to make a similar journey of 360 kilometers? अब अगर मुझे 360 किलोमीटर कवर करना है तो मुझे कितना फ्यूल चाहिए होगा?
सो एक बात तो फिक्स है कि अगर मैं अपना डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, I would be needing more fuel. 20 liters won't be enough. I need more than 20, right? You get it? So if I want to cover more distance, I would be needing more fuel. So that is a classic example of direct proportion. Liters and kilometers are directly proportional to each other. So now how am I going to find out the missing value? So when you have direct proportion, basically the ratio, the fraction remains same. So for example, the fraction is going to be a constant value. So 20 liters were required to cover a distance of 160 kilometer. So the fraction becomes 20 upon 160. So if 20 upon 160, okay, is going to be equal to x upon 360. So if you want to find the value of x, you just multiply 20 upon 160 का जो fraction है with 360. So what are you getting? 45. 45. So I would be needing 45 liters of fuel. ये वैल्यू गलती से भी कम नहीं आनी चाहिए थी 20 से, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ाया है तो ज्यादा लगना चाहिए फ्यूल. सही. दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द क्वेश्चन. या फ्रैक्शन आप ऐसे भी बना सकते थे. फॉर एग्जांपल योर वर्किंग कुड हैव बीन के द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस is, एक मिनट, the ratio of the distance is 160 upon 360, okay, and the ratio of the liters is 20 upon x. So if you cross multiply, you are still going to get the same thing. 20 times 360 divided by 160, that is 45 liters. जी. सर ये क्वेश्चन में हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि रेशियो निकालना है, तो ये सवाल सिर्फ रेशियो वाले चैप्टर में आते हैं या दूसरे तरीके से भी सॉल्व होता है? हाँ, ये मतलब रेशियो वाले तरीके से ही होते हैं. कोई भी क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो हाँ. उनका फ्रैक्शन सेम हो, उनका जो रेशियो होता है ना वो कांस्टेंट होता है. सही है. अच्छा. तो अगर 20 अपॉन x, कहने की बात ये कि मुझे अगर 160 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 360 आए. तो आप 360 को 160 से डिवाइड करोगे, ठीक है, आपके पास आएगी 2.25 की वैल्यू. यानी कि अगर आप 160 को 2.25 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि आपका डिस्टेंस 2.25 टाइम्स ज्यादा हो गया है, तो आपको फ्यूल भी 2.25 टाइम्स ज्यादा चाहिए. तो 2.25 टाइम्स 20 करोगे तो आपको 45 मिल जाएगा. सही है. इन क्वेश्चंस को देखने के बहुत सारे तरीके हैं. जो भी आपको समझ में आता है ना, वो कॉन्सेप्ट आप पिक कर लो. ज्यादा कन्वीनियंट स्टूडेंट को इस तरीके से लगता है कि यार ये क्योंकि रेशियो है. अब कुछ स्कूलों में रेशियो इस तरीके से भी पढ़ाया जाता है. एक मिनट. तो आपको जूनियर क्लासेस में जिस तरीके से पढ़ाया गया आप उसको फॉलो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है. सही है. वो इस तरीके से भी करवाते हैं 20:x, फिर वो 4 डॉट्स बनाते हैं, फिर कहते हैं 160:360. आप लोगों ने ये तरीका फॉलो किया हुआ है? हाँ, नहीं. नहीं ना. चलो तो फिर मैं नहीं करवाता. तो आंसर एट द एंड 45 ही आएगा. तो आपको जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो ना, आप रेशियो ले लो, आप फ्रैक्शन ले लो कि यार अच्छा एक, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 को जब 160 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये डिनोमिनेटर में किलोमीटर है और ऊपर लीटर्स हैं. तो मुझे ये पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर कवर करने में मुझे इतने लीटर्स चाहिए. अगर मैं 20 को 160 से डिवाइड करूंगा, आई एम गेटिंग 1/8. यानी कि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे 1/8 का मतलब होता है 0.125. यानी कि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे 0.125 लीटर चाहिए. सही है. तो 360 किलोमीटर कवर करने के लिए कितने लीटर चाहिए होंगे, बात ये है. तो फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 360 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45. बात समझ में आई? हाँ जी.
एनी क्वेश्चन सो फार? सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिर्फ रेशियोज में ही होते हैं? हाँ, रेशियोज में होता है। एक वो ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अगर हम ग्राफ से भी देखेंगे, ठीक है, इक्वेशन जी से भी देखेंगे हम, तो वो उसके लिए जब मैं टॉपिक वेरिएशन पढ़ाऊंगा ना, तब मैं उसको डिटेल में कवर करवा दूंगा। बट यहाँ तक क्लियर है ये? जी। अब दूसरी एग्जांपल है इनवर्स प्रोपोर्शन की। ये वो सारा बेसिक स्टफ है जो आप ग्रेड 7-8 में करते हो, ठीक है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस विद यू। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इफ यू इंक्रीज अ क्वांटिटी, द अदर क्वांटिटी मस्ट डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, मुझे एक काम कंप्लीट करना है, इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, वो जल्दी हो जाएगा। तो इफ आई इंक्रीज, एक सर्टेन प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है, वो एक सर्टेन टाइम लेता है। अगर मैं अकेला करूंगा तो आई एम गोइंग टू लेट्स से स्पेंड 1 आवर ऑन इट। लेकिन अगर मुझे कोई पार्टनर मिल जाता है, ठीक है, इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टनर्स, would you what would you think? Is the amount of time gonna be less or more? अगर आपके पास पार्टनर ज्यादा आ जाता है तो हाँ, टाइम कम कंज्यूम होगा। टाइम कम कंज्यूम होगा। अब आपने बंदे बढ़ा दिए, पार्टनर्स बढ़ा दिए, लेकिन टाइम कम लग रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टनर्स, the time required to complete the project might decrease. So these are example of the inverse proportions. So in this example, 3 excavators can dig a hole in 8 hours. Excavators कहते हैं जो hole dig करते हैं, ठीक है? They can dig a hole in 8 hours. So people, the excavators versus time. Now 3 excavators can dig a hole in 8 hours. How long would it take 4 excavators to dig a hole? ठीक है, 3x। अब आपके जहन में क्या है कि इज द टाइम गोना बी लेस देन 8 और मोर देन 8? लेस देन 8। लेस देन 8, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात थी। सो इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल एक्सकेवेटर्स, द टाइम इज गोना डिक्रीज। ऑपोजिट होगा। जब भी आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सर जो था ना, आपने एरो इस तरह से बनाया कि टाइम ज्यादा लगेगा, बंदे कम है। नहीं, मैंने ये बताना चाहा है कि अगर आप एरो का जो टॉप है ना, वो हाँ लार्जर क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है। तो अगर मैं 3 से 4 जा रहा हूँ तो मेरा टाइम कम होगा ना। तो मैंने जो ये एरो है उसकी टेल मैंने यहाँ बनाई है, यानी कि ये क्वांटिटी कम है, ये ज्यादा है। बस मैं ये बताना चाह रहा था आपको, इसलिए मैंने एरो फ्लिप कर दी। अच्छा, ठीक ठीक। मैं द नेक्स्ट थिंग दैट आई वाज अबाउट टू टेल यू इज दैट अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो दो क्वांटिटीज के फ्रैक्शंस बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके फ्रैक्शंस, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया था, 20 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू x अपॉन 360। बट अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो प्रोडक्ट बराबर होता है। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 8 टाइम्स 3, ठीक है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स x। तो इस केस में you will go for the product, उसमें you were going for the fraction, इसमें you are going to go for the product. So 3 times 8 is going to be equal to 4 times x if the quantities are inversely proportional. So 8 times 3 is 24 equals to 4x. X is going to come out as 24 upon 4, 6. तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक बंदा बढ़ा दिया तो मेरा टाइम कम हो गया, 6 आवर्स हो गया। समझ आई बात? Do you guys get it? अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो मुझसे। सर ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन वाला वापस समझा दें। इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट इक्वल होगा, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फ्रैक्शन इक्वल होगा। पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख लो। अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इनका रेशियो बराबर होगा, यानी कि 20 अपॉन 160 मस्ट बी इक्वल टू x अपॉन 360।
तो आप अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट बराबर होता है। सो 3 times 8 का प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सेम एज 4 times x। तो अननोन क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो इनवर्स प्रोपोर्शन में। सही है। जब मैं इक्वेशन करवाऊंगा ना तब आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि क्यों हम इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें फ्रैक्शन लेते हैं। बट अभी अगर कोई वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। नहीं सर, अभी तक तो सही है। ठीक है नवाल, इज दैट फाइन विथ यू या कोई क्वेश्चन है? Nawal, any questions? Okay, the next thing that we are going to discuss is the concept of rate. अब रेट क्या होता है, किसी भी चीज का रेट हम मालूम करते हैं ना। अब ये वो पैसों वाला रेट नहीं है, ठीक है। रेट हम जो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किसी भी क्वांटिटी को इफ यू मेजर विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दैट इज गोइंग टू बी रेट। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एंड इट इज बीइंग फिल्ड विद अ पाइप and it is being filled with water. So pipe से पानी fill हो रहा है, ठीक है। Now with respect to time, what will happen? The volume inside the container, the height is going to rise, right? Height बढ़ती रहेगी क्योंकि पानी ज़्यादा आता रह रहा है. So the volume is also increasing with respect to time. So if the volume of the water is increasing with volume of the water changes with time, ठीक है। I'm यानी कि टाइम मैंने यहाँ पे एक घड़ी रखी हुई है एंड इट इज मेजरिंग, इट इज गिविंग मी टाइम। तो स्टॉप जब जब टैंक एम्प्टी था तो टाइम 0 था, ठीक है। और 10 सेकंड बाद इसका वॉल्यूम लेट से हो गया 30 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेकंड बाद। सो व्हाट इज द रेट, किस रेट से पानी पाइप से आ रहा है। सो यू वांट टू फिगर आउट द स्पीड ऑफ द वाटर सर फ्लोइंग। कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके मैं वापस समझाता हूँ। वी आर नाउ डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट। रेट हम कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट से मेजर करूँगा तो वो रेट होता है, सही है। यानी कि अगर मुझे एक कंटेनर को पानी से फिल करना है विद द हेल्प ऑफ अ पाइप, तो वाटर पाइप से वाटर आ रहा होगा, ठीक है। वाटर इज गोइंग टू बी यूज टू फिल द कंटेनर। तो मैंने ये जैसे ही यहाँ पे जैसे पानी आ रहा था तो मैंने टाइम t=0 पे चेक किया, मेरा कंटेनर बिल्कुल एम्प्टी था। लेकिन जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ 1 सेकेंड तो यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया। द हाइट इज गोइंग टू गो अप। मानते हो ये या नहीं? हाइट बढ़ेगी ना पानी की, सही है। तो हाइट जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ज्यादा पानी आ रहा है। सो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर is increasing with respect to time. So would you agree सुलेमान that the volume of the water is changing with respect to time? जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम ऑफ मतलब वाटर जितना टाइम इनसाइड द, लगेगा उतनी हाइट बढ़ेगी। हाँ जितना ज्यादा टाइम लगेगा जितना ज्यादा टाइम आ रहा है। तो मुझे ये पता है कि ये जो कंटेनर है इसमें टाइम के मुताबिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सही है। तो अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया यानी कि टाइम के हिसाब से, तो मैं उसको कहूँगा रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ फ्लो इसका क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे होगा कि कितना सर वॉल्यूम। 1000 मतलब 1000 मल्टी डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। नहीं नहीं, वॉल्यूम मैं 1000। इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहा, मैं अलग से जो मैंने एग्जांपल दी है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, अच्छा ठीक है। तो अच्छा 30 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम जी। में मैंने 30 सेंटीमीटर क्यूब फिल कर लिया। सो द रेट ऑफ फ्लो, पानी कहाँ से आ रहा है? पाइप से आ रहा है ना। तो पानी किस स्पीड से पाइप से आ रहा है? 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में आई विल बी एबल टू फिल 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द पाइप ऑफ द कंटेनर।
तो पानी इस स्पीड से आ रहा है। अगर मैं एक और पाइप ले आऊं, ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो आप देख के बता सकते हो कि यार इससे जल्दी भर जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। ये 5 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में फिल कर रहा है और ये 3 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में फिल कर रहा है, तो स्पीड इसकी ज्यादा है ना, रेट ऑफ फ्लो इसका ज्यादा है। तो रेट ऑफ फ्लो बेसिकली क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को यानी कि वॉल्यूम को या मास को मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिडर करूंगा वो उसका रेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने हमेशा ये देखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर मैं ये मालूम करता हूँ कि डिस्टेंस जो मैं कवर कर रहा हूँ, लेट्स से आई कवर्ड 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स, so what is my speed? What is the speed, guys, if the distance covered is 100 kilometer in 10 hours? ओह क्या हो गया? 10. 10 आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस इज द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। जो स्पीड होती है दैट इज द स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ये जो एवरेज रेट ऑफ फ्लो आया, दिस इज गोना बी कॉल्ड द रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, रेट ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, पानी इस रेट से पाइप से अंदर आ रहा है कंटेनर के। सो any quantity that is related to time, that is measured with respect to time, will have a rate। ठीक है, अब अगर वो मास है, वॉल्यूम है, तो वी आर गोइंग टू से रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, सो इनके डिनोमिनेटर में देखो सेकंड्स आता है, सही है। सो योर सेकंड आता है या आवर्स आता है, यू आर ऑलवेज लिंकिंग एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई दैट इज गोना बी कॉल्ड अ रेट। So if you're given that it takes half an hour to fill 1000 liter का tank, what is the average rate of flow? So Suleiman, तो can you सर help me solve this? इसका मतलब है कि हम मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे। 1000 divided by क्या करोगे? 1000 divided by डिवाइडेड बाय 30, हाफ एन आवर। half an hour। तो अब आप पे डिपेंड करता है, या तो अगर आपको लीटर पर आवर में आंसर देना है तो आप डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे। ठीक है, हाफ एन आवर इज 0.5 आवर्स। और दिस इसका आंसर आएगा लीटर पर आवर। सो 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना होता है? इट्स गोइंग टू बी 2000 2000 लीटर्स पर आवर। तो एक घंटे में 2000 लीटर्स फिलअप होंगे, डेट इज द रेट। और अगर आपको लीटर पर मिनट में देना है तो यू आर गोइंग टू से 1000 लीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स। सो अब आपका आंसर आएगा, ठीक है, अब आपका आंसर आएगा किसमें? लीटर पर मिनट में। तो 33.3 liters per minute, both are going to be called your rate। बात समझ में आई? So rate is any जी quantity that is measured with respect to time। सही है, तो एवरेज स्पीड इज ऑल्सो द रेट। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जिस तरह मैंने बताया, स्पीड इज ऑल्सो द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, द रेट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक टू वॉक 2 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड आपको गिवन है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो इफ द डिस्टेंस इज 2 सर, एक मिनट किलोमीटर, मैं फॉर्मूला उतार लूं। so if the distance is 2 kilometer and speed is 5 kilometer per hour, Nawal, can you help me find the time in minute? How would you do that? Nawal, are you with us? अच्छा, नवाल है ही नहीं। सर सर नवाल का इंटरनेट का मसला आ रहा है, इसलिए क्लास छोड़ दी है इसने। ठीक है, चलो। तो
तो सर क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि अगर मेरे पास डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, ठीक है, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, हाउ कैन आई फाइंड द टाइम इन मिनट्स? क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक टू वॉक टू 2 किलोमीटर एट अ स्पीड तो ऑफ आप ये इक्वेशन यूज करोगे ना, 1 डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम के। आपको टाइम जी निकालना है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जी डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। सही है, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो आंसर जो आएगा 2/5 आवर्स। जी। सही है। अब 2/5 आवर्स में कितनी मिनट्स होती हैं? 1 मिनट सर। जी सर रिपीट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं नहीं, जो मैं आपने कह जो पूछा। मैं कह रहा हूँ कि 2/5 आवर्स ये टाइम आ रहा है, तो इसमें कितनी मिनट्स होंगी? ये तो आवर्स है, मिनट्स कितनी होंगी? तो अगर मुझे आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, व्हाट डू आई डू? अगर मैं तुम्हें कहता हूँ यार 2 घंटे लगे यार, तो मैं और मैं आपसे 150 मिनट्स। आप 150 क्या करोगे? मिनट्स। 2/5 आवर्स को क्या करोगे? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। 60। सही है। So what is 60 divided by 5? 12. यप And 2 times 12 is 40. 2 times 12 is 24 minutes. यस। बात समझ में आई? जी चलो, अच्छा, 2 मिनट और सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 11 में नाउ वी आर डीलिंग विद परसेंटेजेस। तो अगर मुझे कभी भी 15% ऑफ $240 मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा? 15% ऑफ $240। So 15% का मतलब है you are going to remove the percentage sign by dividing it by 100. 15/100 multiply by 240। इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। So सर 15% सर ऑफ 240, आपसे बता दें। 15% ऑफ 240 का मतलब है 15/100 मल्टीप्लाई बाय जी 240। ऑफ का मतलब होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। 15/100 मल्टीप्लाई बाय 240। सो 15/100 डिवाइड बाय 240 को आप सिंप्लीफाई करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट $36। यानी कि 240 का 15% इज जस्ट $36। जी। सही है। इसी तरीके से 31% ऑफ $6.80 क्या होगा? कैसे निकालूंगा मैं? 31/100 हम्म, मल्टीप्लाई बाय 6.80। यस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लो अभी फॉर द टाइम बिंग। जी मैं सो निकाल लेता हूँ। 2.108। $2.108। ओके, 25% ऑफ 72। 25% of 25 divided by 100 multiply by 72। हम्म, $18। $18। ठीक है। 75% ऑफ $90 कितना होगा? $67.5। $67.5। ठीक है, वेरी गुड। 37% ऑफ $48। $17.76। $17.76। ठीक है, सही जा रहे हो। और 2.4% ऑफ 36,000। $864। $864। ठीक है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। एक्सप्रेस 4 एज अ परसेंटेज ऑफ 5। नाउ दिस सर टाइम ये फिर नवाल। अच्छा सही है, नवाल तो रिकॉर्डिंग देख लेगी ना। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक स्टॉप करूंगा, तो थोड़ी सी क्लास लंबी भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तक स्टॉप करते हैं। एक्सप्रेस 4 एज अ परसेंटेज ऑफ 5। ठीक है, एक्सप्रेस 4 एज अ जी परसेंटेज ऑफ 5, यानी कि अगर मेरे पास $5 में से $4 हैं, तो मेरे पास कितना परसेंटेज शेयर है? यानी कि अगर मैं $5 को डिवाइड करता हूँ $4 और $1 में, मैं $4 रखता हूँ तो मैं $1 रख देता हूँ, तो मेरे मेरे पास जो $4 है उसकी कितनी परसेंटेज होगी? तो
whenever you have to convert it into a percentage, ठीक है, you are going to take 4 as a percentage of 5 का मतलब है 4/5 as a fraction, and then in order to convert as a percentage you are going to multiply it by 100. परसेंटेज दी भी होती थी तो you divide by 100, okay, and परसेंटेज निकालनी है तो you are going to multiply by 100. So what is 4/5 into 100? 80. 80%, यानी कि अगर मैं $5 को स्प्लिट करता हम दोनों के बीच में और मैं $4 रखता, यानी कि मेरा शेयर है 80%, तो तुम्हारा शेयर कितना होगा? 20%. 20%, तो 20% ऑफ 5 कैलकुलेट करके जरा देना, 20% ऑफ 5 कितना आता है? 20% of 5. $1. बात सही है ना? मैंने $4 लिया था तो मैं $1 ही मिलेंगे जी. आउट ऑफ 5. अब इसी तरीके से एक्सप्रेस $5 एज अ परसेंटेज ऑफ $30 करके दो मुझे. 16.6666 कंटिन्यू हो रहा है, फिर एंड में 7 है. 5 divided by 30 multiply by 100, right? 5 divided by 30 multiply by 100, so 50/3, 16.67%. 70 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 2.3 मीटर. अब यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है, तो आप पहले एक ही यूनिट बनाओगे. 2.3 मीटर, ठीक है, 2.3 मीटर को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, तो 2.3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दैट इज गोइंग जी. टू बी 230 सेंटीमीटर. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो 70/230 मल्टीप्लाई बाय 100. यस, तो क्या आ जाएगा? एक मिनट से मैं निकाल के बताता हूँ. बताओ. 30.43478261. सही है, तो 30.4% हो गई. बात समझ में आई? जी. चलो, आई एम गोइंग टू स्टॉप टिल हियर टुडे. नेक्स्ट कल की क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. सही है? और मुझे ना वो अपलोड कर देना वहाँ गूगल क्लासरूम के अपने आंसर्स. ठीक है सर. कौन से ये वाले ना 14 तक 11 तक ना ना? पूरे? नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो वर्कशीट मैंने दी थी ना वो अपलोड कर देना. ठीक है चले सर. ठीक है, ओके. ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़.